हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। आज जो हमारा 6 मार्च को 2026 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ है बायोलॉजी का, हरियाणा बोर्ड का, उसको सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सेट ए सोल्व करते हैं। और जिसने भी पीछे वाले क्वेश्चन पेपर सोल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका पेपर तो बहुत अच्छा गया होगा। चलिए जी देख लेते हैं क्या है इसका। सेक्शन ए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। मंथ के लिए मतलब महीनों के लिए जो वायबल होता है, किसके पोलन ग्रेन होते हैं पूछ रखे। अलग अलग फैमिली दे रखी हैं, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, ग्रामिनी, रोजेसी, लिलियसी। ये थोड़ा मतलब हार्ड बना रखा है क्वेश्चन, इतने सारे ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन आएंगी वो है सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और है रोजेसी। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1, 2 और 4th ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, उसमें 2 थिक्के होते हैं, 4 स्पोरेंजिया होते हैं। डी ऑप्शन सही है। टर्मिनेटर कोडोन कौन से हैं? सभी हैं, UAA, UAG, UGA और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अलाउ ए मॉलिक्यूल टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। कौन है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करेगा? कौन सी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है? एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन, ये भी इसका प्रॉपर्टी होती है। एबिलिटी टू म्यूटेट, ये भी होती है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करैक्टर, ये भी होता है। एबिलिटी टू ईजिली ब्रेक डाउन स्ट्रक्चरली केमिकली, ये जो है करैक्टर रॉन्ग है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द पैथोजन ऑफ एनारोबिक डायसेंट्री। एमीबिक डायसेंट्री का कौन पैथोजन है? एंटोमेबी हिस्टोलिटिका इसका ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही आंसर है। विच बैक्टीरियल स्पीसीज एक्ट्स एज एन बायोपेस्टिसाइड्स। देखो, बायो इंसेक्टिसाइड्स का हमें यूज़ करना है, तो बायो इंसेक्टिसाइड्स है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स यूज टू डिजोल्व फंगल सेल वाल। फंगल सेल वाल को डिजोल्व करने के लिए काइटिनेज होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, इसकी यूनिट पूछी गई है, तो पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट इन द डेट्रिटस फूड चेन में स्टार्टिंग पॉइंट कौन होगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेम द ओरल पिल विच इज टेकन बाय इंडियन वुमेन्स वंस ए वीक, सहेली है इसका। मेंशन द टाइप ऑफ द इवोल्यूशन दैट हैज़ ब्रोट द सिमिलरिटी एज सीन इन द पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। तो इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि दोनों एनालोगस ऑर्गन है और एनालोगस ऑर्गन जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ द बेकरसिस? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। जाइगोट डिवाइड्स टू फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा जाइगोट, जाइगोट जो है, और फिर वो इसकी इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करेगा यूट्रस की मेम्ब्रेन में जाके, एंडोमेट्रियम में जाके एम्बेडेड हो जाएगा। अगला है 14th क्वेश्चन, ए क्रॉस बिटवीन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एन अननोन विद जीनोटाइप। किसी भी अननोन जीनोटाइप की अगर होमोजाइगस रिसेसिव से हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो इसका टेस्ट क्रॉस आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व यूज ऑफ बायोरिएक्टर्स। अगर हमें लार्ज स्केल्स पर प्रोडक्शन करनी है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, तो हमें बायोरिएक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगला है, असर्शन रिएजेंट्स के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले वाला क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज डन टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसी को बोलते हैं MTP। ये कह रहे हैं इट इज़ यूजली डन आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये रॉन्ग है। ए वाला तो राइट आंसर है ऑप्शन। बी वाला जो है गलत है। तो इसका मतलब 12 वीक्स के बाद ही करते हैं, मतलब होती है 12 वीक तक की, बाद में तो डेंजर हो जाता है। तो इसका जो है असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ फॉल्स। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, DNA sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller size। ये ऑप्शन सही है। और ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स एंड
टोटल एस्टिमेट कोर्स ऑफ सीक्वेंसिंग इज़ वेरी हाई, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन बी आर जो है रीज़न जो है ए का एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां है इन बायोरिएक्टर्स रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इन द प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन बायोरिएक्टर्स ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस फॉर माइक्रोब्स सच एज टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट एक्सेट्रा आर अवेलेबल। ये ठीक है, उसमें पहले ऑप्शन भी ठीक है, दूसरी उसकी ठीक है और उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताता है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है। असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो इसका सही आंसर। आगे देख लेते हैं अगला। अब हमारा सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ बायोलिस्टिक गन। रोल बताना है बायोलिस्टिक गन मेथड का बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट में क्या रोल है, तो ये क्या रोल है इसका। रोल टू इंट्रोड्यूस द अलाइन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स। जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है, अलाइन डीएनए होता है, उसको हमने होस्ट सेल में डालता है, प्लांट्स में डालते हैं इस मेथड से। अगला क्या है, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ विच एलिमेंट्स आर यूज्ड इन दिस टेक्निक। किस एलिमेंट्स के जो है माइक्रो पार्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, तो इसमें गोल्ड एंड टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं जो हाई वेलोसिटी से बम्बार्डेड करते हैं इसमें, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। तो पेरिस्पर्म देख लेते हैं, कुछ सीड्स में क्या होता है, इन सम सीड्स द रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस। जो न्यूसेलस है कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता, कुछ ना कुछ पार्ट्स उसका बच जाता है, तो उस बचे हुए पार्ट को बोलते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल्स है सीड्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड बीट मेज में बच जाता है। पेरिकार्प क्या होता है, जो आउटर वाल होती है फ्रूट्स की उसको पेरिकार्प बोलते हैं, और ये ओवरी की आउटर वाल से बना होता है। तो वाल ऑफ द ओवरी विच डेवलप्स इनटू द वाल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड द पेरिकार्प। जैसे आम का छिलका है, आम खाते हैं तो उसका छिलका वो पेरिकार्प होता है। अगला आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है 20वें क्वेश्चन में, या तो आप वो करोगे या फिर आप डिफरेंस करेगा हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में, जो भी आपको आसान लगे। तो हाइपोकोटाइल दे रखा है द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन। जो कोटिलिडन के बीच नीचे होगा उसको हाइपोकोटाइल बोलेंगे। टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप, यानी कि ये इसका जो टर्मिनेशन पॉइंट होगा वो रेडिकल या रूट टिप होगी। रूट टिप जो है कवर्ड होती है रूट कैप से। एपिकोटाइल क्या होता है, ये पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स। जो कोटिलिडन्स के ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको बोलेंगे एपिकोटाइल, और ये टर्मिनेट करता है स्टेम टिप में, प्लूमूल बोलते हैं, और स्टेम टिप में टर्मिनेट करेगा, तो ये आप ये कर सकते हैं। अगला है वाई आर द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान दोनों ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं ट्रांसक्रिप्शन होती दोनों स्ट्रैंड्स की, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड की क्यों होती है, ये देख लेते हैं। वाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। पहला कारण है इफ बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट। अगर दोनों ही स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स। दोनों आरएनए मॉलिक्यूल बना देंगे विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, और दोनों का सीक्वेंस अलग अलग होगा। इफ़ दीज आरएनए मॉलिक्यूल, अगर दोनों ही स्ट्रैंड्स जो नए बने हैं ये दोनों ही अगर प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन अलग अलग बनेगा, उनका सीक्वेंस अमीनो एसिड का वो प्रोटीन वो डिफरेंट होगा। वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। सो एक डीएनए का सेगमेंट दो प्रोटीन के लिए कोड करेगा, एंड दिस वुड कम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इससे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बननी थी वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, तो इस तरह से ये नहीं हो सकता। दूसरा कारण क्या है, द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस साइमल्टेनियस। दोनों स्ट्रैंड्स अगर आरएनए बना देते हैं, वो दोनों स्ट्रैंड जो बनेंगे आरएनए मॉलिक्यूल, वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे, और वो दूसरे के साथ डबल बॉन्ड डबल मतलब कंप्लीमेंट हो जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बनने से क्या है, प्रोटीन डबल स्टैंडर्ड आरएनए की ट्रांसलेशन नहीं होगी, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन भी बेकार हो जाएगा। तो ये कारण है दो, जिस कारण से वो एक ही टेम्पलेट है जो डीएनए का वो आरएनए बनाता है। दोनों बनाने से दो समस्याएं आ जाती हैं। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगला क्वेश्चन है फिनाइल कीटोन्यूरिया का एक्सप्लेन करिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, ये इनबोर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का। इसमें इनहेरिट हो जाता है, पेरेंट्स से आ जाता है बच्चे में, एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये।
इसलिए आ जाता है द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जिसमें ये बीमारी फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है, उसमें एक एंजाइम की कमी होती है। वो एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनाइन उसको जो है एमिनो एसिड्स को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो वो एंजाइम इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम इसमें एब्सेंट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलिनाइन, अगर ये इस टायरोसिन में कन्वर्ट होगा नहीं, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलिनाइन का अमाउंट बढ़ जाएगा और ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये फिनाइल पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे डेरिवेटिव में फिनाइल पायरिक एसिड और दूसरे डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये एक्यूमुलेट होएंगे ब्रेन के अंदर, तो इससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी और ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होने लग जाएगा, क्योंकि किडनी इसका जो इसकी ऑब्जॉर्प्शन होती है वो पुअर होती है, किडनी इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो ये दिक्कत आ जाएंगी फिनाइलकीटोन्यूरिया में। तो अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में दे रखे हैं, या तो आप फिनाइलकीटोन्यूरिया कर देना या फिर म्यूटेशन बोल देना कर लेना। म्यूटेशन क्या है, इट इज़ ए फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए। ये एक सडन होता है, सडन चेंज हो जाता है डीएनए के अंदर, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ जाता है सीक्वेंस में डीएनए, और डीएनए सीक्वेंस में चेंज आने से जीनोटाइप भी चेंज होती है, जब जीनोटाइप चेंज हो जाती है तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाती है। इसको ही म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन, म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन आती है डीएनए के अंदर। लॉस और गेन ऑफ सेगमेंट, अगर डीएनए का जो है सेगमेंट लॉस हो जाए या गेन हो जाए तो उससे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की एबरेशन आ जाती हैं। जैसे कि क्रोमोसोमल एबरेशन में हम वो पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये वाले पढ़ते हैं। पॉइंट म्यूटेशन भी होता है जिसमें सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया होती हैं। डिलीशन और इंसर्शन बेस पेयर की से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो जाते हैं। तो आप ये 2 अंक में कर सकते हैं। अगला है नेम वेरियस प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स 2 ही दे रखे, बोन मैरो और थाइमस। जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, पेयर पैचेज हैं और पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्सिस के हैं। तो ये हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रा वेल डायग्राम ऑफ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो ये देख लीजिए PBR32, ये PBR322 का जो दिखा रखा है, इसमें आपको इस डायग्राम ड्रॉ करना है। और देखिए यहाँ BMH1 साइट दिखानी है हमने, साल 1 दिखानी है, और यही टेट्रासाइक्लिन हमारा एंटीबायोटिक्स है। 2 एंटीबायोटिक है इसमें, एक टेट्रासाइक्लिन है और एक एम्पिसिलिन है। और इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है BMH1 की, साल 1 की है, ये PVU2 है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और भाई PBU1 है, PST1 है, EcoR1 के लिए है, CLE1 के लिए, HIND3 के लिए है। तो इकोलाइज क्लोनिंग वेक्टर इकोलाई में पाया जाता है ये। इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट दिखा रखी है, HIND3, EcoR1, BMH1, साल1, PB2, PS1, CLE1, ORI भी है, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, रोप भी है, जो कि एक तरह से प्रोटीन होता है ये, जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से आपको ये 2 अंक मिल जाएंगे, आप ऐसे बना देना। अगला क्वेश्चन है इसके या तो आप ये डायग्राम बना देना, या इसके उसमें ऑप्शन में दे रखा है, वाई डज BT कॉटन क्रॉप टॉक्सिन नॉट किल बेसिलस बट किल्स इंसेक्ट्स। इसका देख लेते हैं। BT टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, किस फॉर्म में होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो है जिस बैक्टीरिया का ये जीन होता है उसमें इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोटॉक्सिन की फॉर्म। बट जब इसको इंसेक्ट इंजेस्ट करता है तो इस इनएक्टिव टॉक्सिन को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन में, क्योंकि इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, यानी अल्केलाइन pH मिल जाता है इसको गट के अंदर, और अल्केलाइन pH में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एक्टिव फॉर्म में। और फिर इससे क्या होता है, सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल सोल्यूबल फॉर्म में हो जाते हैं। फिर एक्टिवेट जो टॉक्सिन होता है मिडगट के एपिथेलियल सेल से बाइंड कर जाता है और वहाँ पोर क्रिएट छेद बना देता है उसकी मिडगट के एपिथेलियल सेल में। छेद होने से क्या होता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है और उसका लाइसिस हो जाता है, टूट जाती है वो, और फिर उसकी इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ जो है उस बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता जिसमें ये जीन पाया जाता है, क्योंकि उसमें इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है आइडेंटिफाई A एंड B। इसमें A एंड B बताना है ये इस ग्राफ में कि A एंड B क्या है। A तो है मैमल्स और B जो है एम्फीबियंस। 2 नंबर मिल जाएंगे आप मैमल्स और एम्फीबियंस लिखोगे तो। अगला क्वेश्चन डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स।
अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें है डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड एंड डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। दो बताने हमें। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बायोमास एंड एनर्जी। इनके ग्राफिकल फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो इसका बायोमास और नंबर का देख लेते हैं हम। देखिए पिरामिड ऑफ नंबर का देखिए अपराइट है, इस दिखा रखा है। सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, फिर उसको खाने वाले हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर उनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स। जो नंबर है इनका नंबर्स प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे टॉप पे जाते हैं तो इनके जो नंबर है वो घटता जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ग्रास आर मोर इन नंबर देन द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ग्रास ऊपर से ज़्यादा होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर मोर इन नंबर देन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। बर्ड से ज़्यादा होंगे ग्रास ऑपर्स। एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर मोर इन नंबर देन द टर्सरी कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेज एज वन मूव्स फ्रॉम द बेस टू द टॉप। लेकिन एक एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन क्या है? अगर हम इसी पिरामिड को फॉरेस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर इन्वर्टेड मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ पर नंबर ऑफ जो ट्री होगा बड़ा होगा वो एक ट्री होगा, यानी प्रोड्यूसर्स तो एक हो गया, और उसके ऊपर वो जो फीड करते हैं इंसेक्ट्स उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो फिर इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनकी संख्या, कई तरह के बर्ड्स मिलेंगे, तो कई तरह के बर्ड्स की संख्या उससे इंसेक्ट से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होगा। अगला पिरामिड जो है पिरामिड ऑफ बायोमास है। देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास क्या कहता है। इन मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट। अपराइट होता है ज़्यादातर इकोसिस्टम के अंदर, यानी प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है वो हर्बीवोर्स का बायोमास जो है वो कंज्यूमर से जो है ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये अपराइट होता है। ये दिखा रखा है बायोमास इसमें होता है हायर ट्रॉफिक लेवल दिखा रखा है पिरामिड ऑफ बायोमास इसमें। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अगर हम इसमें बायोमास देखेंगे, इसमें सी के अंदर देखेंगे तो क्या होता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड होता है, क्योंकि बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड्स द दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। ये देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम होता है, जो उसके ऊपर फीड करते हैं जो प्लैंक्टन उनका बायोमास ज़्यादा होता है, तो ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो आप इसे समझा सकते हैं अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें भी इंटरनल चॉइस है, या तो आपको ये करना है या फिर राइट व्हाट आर द मेजर कोजेस ऑफ स्पीसीज लॉसेस इन द जोग्राफिकल रीजन। स्पीसीज लॉसेस के मेजर कोजेस बताने हैं। पहले एक्स सितु कंजर्वेशन देख लेते हैं। एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होती है? ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है। ऑफ साइट माने क्या करते हैं, इसमें प्लांट्स या एनिमल्स को वहाँ से जहाँ वो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से निकाल के उसको प्रोटेक्टेड जगह पर ले जाते हैं, गिवन स्पेशल केयर, वहाँ पर उसको स्पेशल केयर दी जाती है। इकोलॉजिकल जैसे जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बॉटनिकल गार्डन हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारीज इसके लिए बनाए जाते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक भी करते हैं। इसमें गैमेट्स हैं थ्रेटन्ड स्पीसीज़ के, उनको प्रिजर्व करते हैं वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन में लंबे समय के लिए। -196 डिग्री नाइट्रोजन के उसमें कर देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। टिश्यू कल्चर मेथड से भी एक्स सितु कंजर्वेशन करते हैं। इसमें जो है प्लांट्स को प्रोपोगेट करते हैं इस मेथड से। सीड्स बैंक्स भी बनाए जाते हैं। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग। मतलब सीड बैंक बनाते हैं, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे सीड बैंक बनाया जाता है। बीज अलग अलग तरह के सीड्स हैं जिसको थ्रेटन्ड वाले हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो आप ये एक्स सितु कंजर्वेशन में लिख देना। और ये अर्थ समिट वगैरह भी आ जाते हैं इसमें, वर्ल्ड समिट भी की जाती हैं। अर्थ समिट जो था रियो डे जेनेरो ने 1992 में किया था इसके कंजर्वेशन के उसमें करने के लिए। और वर्ल्ड समिट 2002 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 190 कंट्रीज़ के अंदर। इसमें भी ग्लोबल और रीजनल लेवल पर इसकी करंट रेट को रिड्यूस करने की बात की गई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीसीज लॉसेस। स्पीसीज लॉसेस का देख लेते हैं। ये देखो 4 कारण है कॉजेज बाय द फास्ट रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। देर आर द 4 मेजर कॉजेज कॉल्ड द एबल क्वार्टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 4 मेन है। पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसमें 3 बातें आ जाएंगी। एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाना, हैबिटेट का डिस्ट्रॉय हो जाना, फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट के टुकड़े हो जाना, फिर हैबिटेट डिग्रेड हो जाना और पोल्यूटेड हो जाना।
तो पहले में जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, प्राइमरी कोज होता है एक्सटिंक्शन का। इसमें जो 14% था अर्थ का रेन फॉरेस्ट कवर था वो अब घटकर 6% हो गया, यानी डिस्ट्रॉय हो गया 8%। ठीक है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें टुकड़े हो जाते हैं। इसमें अमेजन रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है जो कि लंग्स है ऑफ द प्लेनेट। हैविंग मिलियंस ऑफ द स्पीसीज इज बीइंग कट, वहाँ बहुत से स्पीसीज कट किए गए हैं। एंड क्लियर फॉर द कल्टीवेशन, सोयाबीन उगाने के लिए, और फॉर कन्वर्जन ग्रासलैंड को कन्वर्ट करने के लिए, उसमें बीफ कैटल के लिए। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स, जब लार्ज हैबिटेट्स स्मॉल उसमें टूटते हैं फ्रेगमेंट्स में, तो उसमें बहुत से नुकसान किसको होता है, मैमल्स को, बर्ड्स को, जिसके जो लार्ज टेरिटरीज को रिक्वायर करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो है एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइंस, ये आ जाएगा। फिर हैबिटेट डिग्रेडेशन में क्या है, और पॉल्यूशन में, इसमें डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ द मैनी स्पीसीज। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। व्हेन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय द मैन फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा दोहन होता है, तब क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाती है, एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल स्टेलर सी काऊ, ये पक्षी हैं, स्टेलर सी काऊ है, पैसेंजर पिजन है, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण बाय ह्यूमंस। मैनी मैराइन फिश पॉपुलेशन भी, उसका भी बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, वो भी हार्वेस्टेड की जा रही है, एंडेंजरिंग है द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। बहुत सी फिश भी इस कारण से जो है विलुप्त होने के कगार पे हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स, व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, यानी जानबूझकर और बिना जाने अगर उनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये इन्वेजिव हो जाती हैं, और कोज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडाइजीनियस स्पीसीज। इंडाइजीनियस का मतलब जो देसी नस्ल होती हैं उनको खतरा हो जाता है, उनका खतरा होने के कगार, विलुप्त होने की कगार पे आ जाती है। में एग्जाम्पल दे रखा है, द नील पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में। इससे देखो ये इन्वेजिव स्पीसीज थी, इसने एक्सटिंक्ट कर दिया किसको, लगभग 200 स्पीसीज ऑफ सिसलिड फिश की, जो एक साथ रहती थी लेक में। 200 स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होना छोटी बात नहीं है, तो इससे बहुत खतरा होता है। और एग्जांपल है कैरेट ग्रास का, लैंटाना, वाटर हाइसेंथ, इनसे भी एनवायरमेंटल डैमेज भी हुआ था, और बहुत से जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको बहुत खतरा हो गया। अफ्रीकन कैट फिश है, क्लेरियस का इंट्रोडक्शन किया गया है एक्वाकल्चर के लिए, इससे भी हमारी जो रिवर्स में इंडाइजिनस स्पीसीज है कैट फिशेज है उनको खतरा हो गया। को एक्सटिंक्शन है, व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, यानी जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है उसके साथ चाहे प्लांट एसोसिएट हो चाहे एनिमल हो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। मैंने होस्ट फिश, यानी कोई होस्ट फिश है उसके ऊपर बहुत सारे पैरासाइट रहते हैं, अगर वो फिश एक्सटिंक्ट हो जाती है तो वो पैरासाइट भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इन कोएवोल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर, एक की एक्सटिंक्शन से दूसरी की एक्सटिंक्शन भी हो जाती है। डोडो, मॉरिशस में डोडो पक्षी जो है एक्सटिंक्ट हो गया, वो जिस प्लांट्स का पोलिनेशन में हेल्प करता था वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो गया है। अगला देख लेते हैं, अगला है क्वेश्चन हमारा, नेम द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, मोनेस्कस से स्टेटिन्स प्रोड्यूस होता है, और ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन। ये 3 नाम लिखते हैं, आपको 3 अंक मिल जाएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जब इन इवोल्यूशन की हमको बात करेंगे तो हमें होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन का पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग एग्जाम्पल है फोर लिम्स ऑफ वेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमन, शेयर, इन सब के जो हैं ये सिमिलरिटी किस में है, इनकी जो बोन्स होता है उनका पैटर्न है वो सेम होता है, और लेकिन उनका फंक्शन है इनका अलग अलग हो जाता है। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि सभी का ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पस, फैलेंजिस जो हैं ये इनमें सिमिलरिटीज़ है एनाटॉमिकल। लेकिन इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम स्ट्रक्चर होते हुए डिफरेंट डायरेक्शन की ओर इनका जो है डेवलपमेंट हुआ है, ड्यू टू अडेप्टेशन के कारण, ड्यू टू डिफरेंट नीड्स, क्योंकि अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इन्होंने इनकी अलग अलग ये जो हैं ज़रूरतों के हिसाब से अंग अलग अलग विकसित हो गए हैं। दिस इज़ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड द स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस, होमोलॉग इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। वर्टिब्रेट हार्ट्स का भी एग्जांपल दे सकते हो, ब्रेन का भी दे सकते हो। इन प्लांट्स थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रल्स ऑफ कोकोरबिटा रिप्रेजेंट्स होमोलॉगी, यानी यहाँ से हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मिल जाएगा। इस जब एनालॉगस के बारे में बताओगे तो उसमें ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर फंक्शंस। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ
convergent evolution, different structures evolving for the same function and hence having similarity. It is a similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different groups of organisms but toward the same function. For example, wings of insects, birds and bats have different origins and structure but have same function. देखो इसमें जो थे अलग अलग स्ट्रक्चर होते हुए भी, ओरिजिन होते हुए भी, वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग एक जैसा उन्होंने अपना फंक्शन कर लिया है, तो इसलिए इनमें फंक्शन तो सेम हो गया है लेकिन ओरिजिन अलग हो गया. इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो इसमें एग्जांपल आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, इन प्लांट स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो मॉडिफिकेशंस का दिखा रखा है ये. अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 3 एप्लीकेशन बतानी है. 3 नंबर दे रखे हैं, इंटरनल चॉइस में है ये. गोल देख लेते हैं. इम्पोर्टेंट गोल क्या गोल था? ये गोल लक्ष्य रखा गया था जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कि भाई हमें लगभग 20 से 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना ह्यूमन डीएनए में. दूसरा गोल था फिर इन जीन को आइडेंटिफाई करके फिर हमें इनका सीक्वेंस डिटरमाइन करना है ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स. सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स का हमें सीक्वेंस ज्ञात करना है. और अगला है, और फिर उसका ह्यूमन डीएनए बनाना, सीक्वेंस बनाना है, मतलब ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंस को डिटरमाइन करना है. फिर इस जो हमने ये डिटरमाइन कर लिया सीक्वेंस, इसको स्टोर करना है, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है जब डाटाबेस में. फिर इस डाटाबेस में इसको इस एनालिसिस को एनालाइज करने के लिए अलग अलग से टूल इम्प्रूव करने हैं भाई, बढ़िया बढ़िया टूल बनाने हैं ताकि हमें जो ये सीक्वेंस बनाए हैं इसका एनालिसिस अच्छे से कर सकें. फिर इस जो टेक्नोलॉजी है, रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उसको अदर सेक्टर में ट्रांसफ़र करना ताकि सभी सेक्टर्स में, अभी तो ह्यूमन के में लगे हुए और भी सेक्टर्स हैं उनमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इसको ट्रांसफ़र करना है. एड्रेस द एथिकल, और जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लागू हुआ था तो उस समय भाई इसके बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल करेंगे उसके पे भी वो भी लक्ष्य था इनका भी. एथिकल इशू आ जाए, लीगल आ जाए, कोई सोशल इशू आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करना है, वो भी इसका गोल था. रिलेटेड जीन्स और डिसऑर्डर्स की स्टडी भी इसका जो गोल था. प्रोस्पेक्टस ऑफ हेल्थी लिविंग, कैसे ह्यूमन हेल्थी अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकता है. तो इस तरह से सारे गोल्स आ जाएंगे. इसकी इंटरनल चॉइस में है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो है एप्लीकेशंस है. पहला तो मेन इसका फोरेंसिक साइंस में इसका यूज़ किया जाता है. पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्ट में इसका यूज़ करते हैं और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं. और डाइवर्सिटीज़ होती हैं पॉपुलेशन के अंदर, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, उसको भी डिटरमाइन करते हैं. और मैनी डिफरेंट प्रोब्स भी यूज़ करते हैं टू जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंट्स. ये सारे इसके आ जाएंगे. अगला जो अब क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है. इसमें है केस स्टडी वाला क्वेश्चन है. केस स्टडी में क्या दे रखा है, रीड कर लेते हैं. पैराग्राफ दे रखा है. इन केस ऑफ एन इनफर्टाइल कपल, तो इनफर्टाइल कपल है, इनफर्टाइल का मतलब होता है जिसको बच्चे नहीं हो रहे हों. मेल हैज़ अबनॉर्मली लो स्पर्म काउंट, का स्पर्म काउंट लो है इन इजैकुलेशन, एंड फीमेल हैज़ ब्लॉक्ड ओविडक्ट, और फीमेल की जो है ओविडक्ट बंद हो चुकी है. एंड हैज़ स्पर्मिसाइडल सिक्रेशन इन वेजाइना, और स्पर्म को मारने वाली सिक्रेशन होती है वेजाइने के अंदर. बट कैन प्रोवाइड, लेकिन उसके अंदर एक वो है, वो प्रोवाइड कर सकती है सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. तो इसके केस स्टडी में बता रखा है व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी. तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है वो कपल्स जो अनेबल हो प्रोड्यूस चिल्ड्रन पैदा ना कर पाए इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन. तो भाई जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते वो इनफर्टाइल कहलाते हैं. अगला है व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर लो स्पर्म काउंट. जिसमें लो स्पर्म काउंट हो तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या क्या विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं. IUI से कर सकते हैं, ICSI से कर सकते हैं, IVF, ये वो टेक्निक अपना सकते हैं बच्चा पैदा करने के लिए. फिर अगला है ICSI और IUI हैं क्या.
ICSI है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनाएंगे हम, कैसे करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर एम्ब्रियो बनाना है, इन विच ए स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द ओम। ओम के साइटोप्लाज्म में जो है डायरेक्टली वो डाल देते हैं स्पर्म, तो इससे एम्ब्रियो हम बना लेंगे लेबोरेटरी के अंदर। अब उसके डेवलपमेंट के लिए तो है ही, उसका जो है सूटेबल है फीमेल का, ठीक है। फिर दूसरा IUI क्या है, ये इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन है। इसमें सेमेन कलेक्ट कर लेते हैं डोनर से या फिर हस्बैंड से, और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल, वेजाइना के अंदर, यूट्रस में। सजेस्ट आर्ट यूज्ड इन द केस, इसमें हम जो ऊपर वाला केस है उसमें क्या कौन सी सलाह देंगे, IVF विद ICSI, इसमें हम IVF करेंगे ICSI से, मतलब कि स्पर्म ले लेंगे और उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे और फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, वो डायरेक्ट उसमें फीमेल के उसमें डाल देंगे। दूसरा जो है केस स्टडी का है, राहुल ए 17 ईयर्स ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, हैज़ स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद कैनाबिस, उसने मतलब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, उसने ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया है विद हिज फ्रेंड्स के साथ। ही फील्स टेम्परेरी यूफोरिया बट सून एक्सपीरियंसिस विड्रॉल सिम्टम्स, उसको टेम्परेरी यूफोरिया मतलब कि हो गया है और फिर उसको जल्दी ही विड्रॉल सिम्टम्स भी आने लगे हैं। व्हेन ही ट्राइज टू स्टॉप, जब उसने स्टॉप करना चाहा, ये ड्रग्स है छोड़ना चाहिए, तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आ गए, वो छोड़ नहीं पा रहा था। राहुल्स हैबिट अफेक्ट हिज स्टडीज़, उसकी हैबिट जो स्टडी प्रभावित हो गई है, एंड रिलेशनशिप भी हो गई हैं। ड्रग अब्यूज़ कैन लेड टू, ड्रग्स से क्या हुआ, ज़्यादा ड्रग्स लेने से क्या हुआ है, वो उसका आदी हो जाते हैं और सीरियस हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन है कि कैनाबिनॉइड्स होते क्या हैं, जो उसने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया वो होती क्या हैं, उस बच्चे ने, राहुल ने, जो ड्रग्स लेना। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, वो ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं इसके लिए, उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। और ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं ये कहाँ से मिलेगा, इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस टाइवा से मिलता है। इसका जो फ्लावर टॉप है, लीव्स हैं एंड अदर रेजिन्स ऑफ कैनाबिस जो हैं उसको वेरियस कॉम्बिनेशंस में मिला के उससे चरस, गांजा, हशीश, मैरिजुआना बनाते हैं और फिर जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं। दे आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शंस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय दीज ड्रग्स, तो ये कैनाबिनॉइड्स के बारे में है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ड्रग अब्यूज़ अफेक्ट राहुल्स लाइफ, क्या हो जाता है उसकी लाइफ में जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, आइसोलेशन हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं, बिहेवियर अग्रेसिव हो जाता है, वॉयलेंस, बहुत सी चीज़ें उसमें मतलब ख़राब हो जाती हैं उसकी, राहुल की लाइफ की। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब छोड़ना चाहेगा तो छोड़ भी नहीं पाएगा। व्हाट कैन हेल्प ड्रग एडिक्शन रिकवर, या तो आप ये लिख सकते हैं या ये लिखेंगे। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, उसकी एजुकेशन करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स से और उसके दोस्तों से सहायता, मतलब उनको सहायता करनी पड़ेगी उसको इस ड्रग्स एडिक्ट से बाहर निकलने के लिए। प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर्स की, प्रोफेशनल की इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसको भेजना पड़ेगा अगर उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़, एंग्जाइटी होती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डिप्रेशंस हो जाता है, हालुसिनेशंस हो जाती हैं, ये सारे हो जाएंगे। अब हमारा जो है सेक्शन ई स्टार्ट हो गया है। सेक्शन ई क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिव ए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द इवेंट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। और 3 नंबर में तो ये 2 में है स्ट्रक्चर, वुमेन स्पर्म का स्ट्रक्चर। देखिए स्कीमेटिक जब आती है तो हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, ये देखिए दिखाना पड़ता है। एट प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस से अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, दिखा रखा है।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उसमें साइज़ बड़ा होता है तो वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। उसमें फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ जाते हैं, ये एप्लॉइड हो जाते हैं। शुरू वाले ये सारे डिप्लॉइड थे। फिर सेकंड म्योटिक डिवीजन होती है, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं और स्पर्मेटिड्स भी एप्लॉइड होते हैं। फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, डिफरेंशिएशन हो जाती है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से। और स्पर्मिएशन से ये जो स्पर्म रिलीज होता है, तो ये दिखाना है सारा, ये आपका 3 नंबर में है। फिर स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो पूछा गया, पहले थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं ताकि देखिए ये जो हमारा स्पर्म है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हेड जो है और नेक हो गई, मिडल पीस, टेल, 4 चीज़ हो गई, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड में जो है दिखा रहे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरी बॉडी उस पर होती है मेम्ब्रेन। एक्रोसोम है हेड के अंदर, देखो न्यूक्लियस होता है हेड के अंदर, इसमें क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल होता है। फिर नेक आ जाती है। फिर मिडल पीस में देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। टेल है मूवमेंट में हेल्प करता है। देखिए जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, यानी वैसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देगा। इसमें हेड, नेक, मिडल पीस और 4 पार्ट होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरे स्पर्म के चारों तरफ होती है। स्पर्म हेड में जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। एंटीरियर पोर्शन में जो होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम फिल होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओम के साथ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। मिडल पीस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए। टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इन डिटेल। आपको दोनों में से जो भी अच्छे से आता है वो करना है। पोलन ग्रेन देख लीजिए, डायग्राम देखिए, बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन है और उसके अंदर 2 सेल है, वेजिटेटिव बड़ी सेल है, जनरेटिव छोटी सेल है। तो ये इसके जहाँ एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहाँ जर्मपोर होती है, यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ग्रेन जो स्पेरिकल होते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है इसकी। 2 लेयर होती हैं, एक्साइन आउटर हार्ड लेयर होती है जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इट इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है स्पोरोपोलिन, और ये हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एल्केली को, एसिड को और सहन कर लेता, टॉलरेट कर लेता है, और ये किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता। पोलन ग्रेन जो है एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको जर्मपोर बोलते हैं। वे स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट हो गया वहाँ से जो है जर्मपोर प्रेजेंट होता है। सेकंड लेयर है इनर वाल है, उसको इंटाइन बोलते हैं। ये थिन और कंटिन्यूस होती है, ये सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन का वो सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। वैन में जब मेच्योर हो जाता है तो इसके पास 2 सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल तो बड़ी होती है और इसमें बहुत सारा अबंडेंट फूड होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। किसके साइटोप्लाज्म में? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। और इसमें जो स्पेंडल शेप जो है विद डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह से आप ये इसका दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ओपेरोन, एक्सप्लेन द लैक ओपेरोन मॉडल ऑफ इकोलाई। ओपेरोन इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। दोनों में से आपको ये कर देना, ट्रांसक्रिप्शन में से या लैक ओपेरोन में। देखिए लैक ओपेरोन क्या कहता है, ये दिया था जैकोब एंड मोनोड ने बनाया था। इसका जो है दे वर द फर्स्ट एलुसिडेट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ये ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है जो जैकोब और मोनोड ने दिया था। इसमें क्या होता है, लैकोपेरोन में लैक्टोज होता है, लैक्टोज के लिए होता है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर। एक ही प्रमोटर से सभी को वो कंट्रोल करेंगे रेगुलेटरी जीन्स को। सच अरेंजमेंट कॉमन होती है बैक्टीरिया के अंदर, इसको बोलते हैं ओपेरोन। ठीक है, अगर देख लेते हैं लैक ओपेरोन क्या है। द लैक ओपेरोन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन, आई जीन होता है। आई जीन क्या है, रेगुलेटरी, डायग्राम में देख लेते हैं, आई जीन दिखा रखा है, रेगुलेटरी जीन है। जो रेगुलेटरी जीन है ये डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, नहीं बोलेगा, रेगुलेटरी जीन है ये। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनिबिटर, इंड्यूसर नहीं है, इनिबिटर से निकला है ये।
3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ZYA। जो आई जीन है वो कोड फॉर द रिप्रेसर। आई जीन क्या बनाता है? रिप्रेसर बनाता है। जेड जीन किसके लिए करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या रोल है? ये हाइड्रोलाइसिस कर देता है डाइसैक्राइड्स को। जैसे लैक्टोज है, इसको गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। जो वाई जीन है वो परमेज को कोड करता है। ये क्या करती है परमेज? ये परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सेल की परमेबिलिटी को, ताकि बीटा गैलेक्टोसाइड उसके अंदर चला जाए। और जो ए जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। ऑल द 3 जीन्स प्रोड्यूस इन लैकोपेरोन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तीनों ही चाहिए होते हैं। इन मोस्ट अदर, अब देखिए डायग्राम देख लीजिए। ये पी प्रमोटर है, आई दिखा रखा है रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए, पी प्रमोटर या ऑपरेटर से फिर जेड वाई ये जीन स्ट्रक्चर जो है ये इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। जब इंड्यूसर नहीं है तो क्या हो गया? रिप्रेसर आई जीन ने रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना दिया, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन गया, रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर से बाइंड होता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देता। ये जो है लैकोपेरोन ऑफ होता है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। लेकिन जब इंड्यूसर आ जाता है, इंड्यूसर कौन है? वो आएगा हमारा लैक्टोज। देखिए वैसे ही जैसे ऑफ की कंडीशन में बना था, ऑन की कंडीशन में रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बन जाता है, फिर रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन के बाद यहाँ पर लैक्टोज है, इंड्यूसर है, वो क्या करेगा? इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा और इसको इनएक्टिव कर देगा। देखो इनएक्टिव हो गया है। फिर इनएक्टिव होने के बाद ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो जो ZYA जीन है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा और वो फिर मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। मैसेंजर आरएनए बनने से फिर तीनों प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेजेस, एसिटाइल ट्रांसलेटेज, ट्रांसलेशन हो जाएगी तीनों, यानी ये स्विच ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये लैकोपेरोन होगा। लैक्टोज सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरोन। स्विच ऑन और ऑफ कर देता है। इट इज टर्म्ड एज द इंड्यूसर्स। इसको लैक्टोज को इंड्यूसर बोल देते हैं अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज इज द प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम। मान लो ग्लूकोज नहीं तो हम उसमें मीडियम में लैक्टोज डाल देते हैं बैक्टीरिया वाले में, तो लैक्टोज क्या हो गया? ये सेल के अंदर चला जाता है थ्रू द एक्शन ऑफ परमेजेस के लिए। जैसे अभी वो ऊपर जो है समझ के आए हैं सेल के अंदर। अदरवाइज लैक्टोज कैनॉट एंटर द सेल्स। अगर ये नहीं होगा तो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा जो है लैक्टोज। लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरोन इन द फॉलोइंग मैनर। रिप्रेशर ऑफ द ओपेरोन इज सिंथेसाइज हो जाएगा टाइम टू टाइम कंस्टिट्यूटिवली। मतलब कंस्टिट्यूटिवली का मतलब जो अपने आप बनता रहता है फ्रॉम द आइजीन। रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड्स ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा और रोक देगा आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइब द ओपेरोन। द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर, जैसे लैक्टोज या येलो लैक्टोज है तो रिप्रेसर जो उसके साथ बाइंड हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाता है और इंट्रैक्शन इंड्यूसर के साथ इंटरेक्ट करके हो जाता है। इससे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर से बाइंड हो जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी तीनों ये बन जाएंगे। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज बाय इट्स एंजाइम्स। जो है रेगुलेशन रिप्रेशर है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ऑपरेटर जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन के एज वेल एज नेगेटिव उसके है आ जाएगा। इसका अंदर दोनों के कंट्रोल के अंदर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। इसके इंटरनल में ट्रांसक्रिप्शन दे रखी है। बैक्टीरिया के अंदर पूछ रखी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। 3 तरह के जो आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होते हैं। तीनों आरएनए को एक ही आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा, अलग अलग की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। बैक्टीरिया के अंदर मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को लेके आता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। राइबोसोमल आरएनए का जो है स्ट्रक्चर और कैटेटिक रोल होता है ट्रांसलेशन में। देयर इज ए सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कैटेलाइज करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा टू प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। 3 स्टेप में होता है इनिशिएशन,
और बाई एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, सिग्मा फैक्टर आता है। सिग्मा फैक्टर आएगा तभी इनिशिएशन स्टार्ट होगी। सिग्मा फैक्टर के बिना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगी। आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर। तो जो आरएनए पॉलीमरेज में देखो दिखा रखा है, इसमें सिग्मा फैक्टर आता है तभी इनिशिएशन स्टार्ट होगी, नहीं तो होगी नहीं। ये बाइंड हो जाता है इसके साथ, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ बाइंड हो जाएगा। और फिर ये जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो लेके आएगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लेके आएगा एज ए सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेज इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ द कम्प्लीमेंट्रिटी। मतलब जो टेम्पलेट है उसके कम्प्लीमेंट्री में जो है न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे और ये एलोंगेशन फेस हो जाएगा और हेलिक्स भी खुलता जाएगा और ये इस तरह कंटिन्यू होगा एलोंगेशन। ओनली शॉर्ट स्ट्रेचर ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द, उसके साथ बाउंड रहेगा एंजाइम के साथ। वंस द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर, जब टर्मिनेशन आ जाएगी तो उसे पहुंच जाएगा द नेसेंट ट्रांसफर आरएनए फॉल्स ऑफ। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो छोटा सा जो आरएनए बना है वो रिलीज़ हो जाएगा, इससे टर्मिनेशन हो जाती है। टर्मिनेशन के दौरान जो है एक रो फैक्टर होता है वो आके बाइंड करता है। रो फैक्टर से ही पता चलता भी अब टर्मिनेशन स्टार्ट होनी है, तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। जो अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन में जीन थेरेपी दे रखी है और इसके इंटरनल चॉइस में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इनमें से 2 में से एक करना है। तो पहले देख लेते हैं जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी है करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ ए नॉर्मल जीन। किसी जीन में डिफेक्ट आ गया है तो उस जीन को रिप्लेस करना है नॉर्मल जीन से इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो में टू टेक ओवर द फंक्शन, ताकि वो जो उसका जो फंक्शन है इफेक्टेड फंक्शन है उसको रिप्लेस कर सके, वो जीन नॉर्मल जीन से उसके फंक्शन को कंपनसेट कर सके। फर्स्ट क्लिनिक जीन थेरेपी की गई थी 1990 में 4 इयर्स गोल्ड गर्ल्स के साथ। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी उस बच्चे में। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी का इस एंजाइम का क्या रोल होता है, ये एंजाइम क्रूशियल होता है किसके लिए, इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा, छोटी से छोटी बीमारी भी हमें लग जाएगी। डिसऑर्डर जो है किस कारण हुई थी, ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज, इसका जीन डिलीट हो गया था। कुछ बच्चों में एडीए डेफिशिएंसी है, कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इससे की जा सकती है बोन मैरो से। इन अदर कुछ में की जा सकती है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन से ये डाल देंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम क्या आती है इन दोनों कंडीशंस में, दोनों उसमें जो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। एज ए फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स जीन थेरेपी, आगे जो फर्स्ट स्टेप आया है लिम्फोसाइट वाला आया जीन थेरेपी के से जो हुआ है वो है ब्लड ले लेते हैं पेशेंट का, उससे लिम्फोसाइट अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं उसको, लिम्फोसाइट को फिर लेबोरेटरी में कल्चर करेंगे। फिर एक फंक्शनल एडीएसी डीएनए जो है उसमें वेक्टर रेट्रोवायरल वेक्टर यूज़ करके लिम्फोसाइट में हम इंसर्ट कर देंगे। फिर इस लिम्फोसाइट को पेशेंट के अंदर डाल देंगे। ये सेल जो होती है मॉर्टल होती हैं, यानी इनकी कुछ ना कुछ लाइफ स्पेन होता है, थोड़ी दिन बाद इसको मरना भी होता है। तो पेशेंट को बार बार करवाना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली करवाना पड़ता है इसका इन्फ्यूज़न। अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए तो यही जो है जीन हमें उसको आइसोलेट कर लेंगे। बोन मैरो सेल से प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अर्ली स्टेज में जो है इसको डालना पड़ेगा, तब इसका परमानेंट क्योर होगा और इससे ये हो जाएगा फिर ठीक जीन थेरेपी। फिर है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस तो देखो क्या है इसकी, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं अगर हम ये बना लेते हैं तो हमें फर्टिलाइजर्स की पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कम करना हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। एनवायरनमेंट में जो है पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाएंगे। और ये दे रखे हैं जो क्रॉप्स हैं टॉलरेट कर सकती है बायोटिक स्ट्रेसेस के, कोल्ड, ड्रोट, साल्ट, हीट। वो केमिकल्स पेस्टिसाइड के रेजिस्टेंस हो जाती हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बन जाती हैं। पोस्ट हार्वेस्टिस रिड्यूस लॉसेस कम हो जाते हैं, कटाई के बाद जो नुकसान होते हैं वो कम हो जाते हैं। और प्लांट की जो मिनरल को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है।
और न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है, जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए की इसमें विटामिन ए जो है ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। तो ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज इसमें क्या आ जाएगा, ये हमारा प्री बोर्ड में आया था। पॉसिबल कंसर्न्स ऑफ जीएमओ, मतलब क्या चिंताएं हो सकती हैं, हेल्थ कंसर्न्स हो सकता है, न्यू प्रोटीन्स इन जीएमओ फूड, मतलब कोज एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, मतलब ऐसे नया प्रोटीन बना है तो नया प्रोटीन से कोई भी एलर्जी हो सकती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, जो ये क्रॉप होती हैं ये क्रॉस पॉलिनेट करेंगे विद वाइल्ड प्लांट के साथ, क्रिएटिंग सुपर वीड्स प्रोड्यूस कर दें, जो कि रेजिस्टेंस हो सकती हैं टू हर्बिसाइड्स का उस पर कोई असर ना हो। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द स्पेसिफिक जीएम क्रॉप्स में रिड्यूस द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू द डिजीज़। और नॉन टारगेटिंग ऑर्गेनिज्म पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो हैं वो इंटेंशनली हार्म बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को वो हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है आज का जो है कंप्लीट हो गया है हमारा। इस वीडियो को लास्ट देखना, और इसमें जो है कुछ आपको क्वेश्चन में मिलेंगे क्विज टाइप में, उनको भी सॉल्व करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, डाउट है तो कोई भी ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।